हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस में बायोलॉजी का या जीव विज्ञान का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसे बोलते क्या? हिंदी में इसे बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते। पहले इंट्रोडक्शन जानते कि सभी सजीव जो सभी ऑल लिविंग थिंग होते हैं अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अभी अनुक्रिया करते हैं। ठीक है कि जितने भी सजीव हैं अपने पर्यावरण में जो है परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप वो चेंज होते बदलाव करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं कि पर्यावरण में जो आपका परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार उनके जिसके अनुरूप क्या कहता है सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसके हिसाब से अपना चेंजमेंट लाते हैं। उद्दीपन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं या उसे उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, ये सब आपके उद्दीपन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप बताइए एग्जाम्पल। या जैसे चींटी काटने पर तुरंत आपका जो काटा जहाँ पे काटा आपका वहाँ पे हाथ चला जाता है, और सांप को देखने पर अचानक क्या करते हैं आप भाग जाते हैं या छलांग मारना, ये सब क्या है आपके नियंत्रण और समन्वय के एग्जाम्पल है, उद्दीपन के आपके एग्जाम्पल हैं। जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय, तालमेल या नियंत्रण जरूरी है। कि जैव अगर आपका लिविंग थिंग्स अगर कार्य के सफल संचालन, ठीक है, अच्छे से सफल होने के लिए काम को हेतु सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय अर्थात नियंत्रण जरूरी है। तो जीव के अंगों एवं अंग तंत्रों का क्या उसमें तालमेल और नियंत्रण होना जरूरी होता है। अब आता है नेक्स्ट, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे हो गए या जंतु हो गए वो अलग अलग प्रकार से क्या उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं अनुक्रिया करते हैं। तो आपके जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, तालमेल देखेंगे। संसार के सभी जीव अपने आसपास होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं सभी क्या करते हैं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण या अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं अनुक्रिया करते हैं। जैसे आपको हाथ जल गए, क्या करोगे? तुरंत हाथ जलने जहाँ पे वहाँ से हटाओगे। तो पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। तो पर्यावरण में जो आपका प्रत्येक परिवर्तन वहाँ पे हो रहा है उससे की अनुक्रिया से क्या होता है एक आपका गति उत्पन्न होता है, एक मोशन उत्पन्न होता है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। कोई भी गति किस पर डिपेंड करेगा? कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करेगा जो उसे क्या करे प्रेरित करती है, उस पर आपका डिपेंड करेगा गति। ठीक है, जैसे हम गर्म वस्तु का स्पर्श करते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है और हम तुरंत इसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि हम क्या किए गर्म चीज़ को पकड़ लिए फिर तुरंत क्या करेगा हाथ जलने लगता है तो हम क्या करते हैं तुरंत उस पर अनुक्रिया करते हैं और हाथ को क्या करते हैं हटा लेते हैं। तो ये आपका क्या इसके पीछे हो रहा है समन्वय और नियंत्रण के बीच, आपका तालमेल और नियंत्रण के बीच आपका ये एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, तो अब आता है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आपके जंतुओं में जो नियंत्रण और आपका तालमेल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, उसको बोलते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं तालमेल या समन्वय। शरीर को वातावरण में होने वाली परिवर्तन की जानकारी और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए क्या तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम का होना जरूरी है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियाएँ तीव्र होती है। और उच्च श्रेणी जो आपके हाई कम्प्लेक्स जो जानवर होते हैं जैसे ह्यूमन बींग हो गया, आपके घोड़े वगैरह हो गए, ठीक है, आपके डॉग हो गए, कैट हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, ये सब आपके जो जानवर हैं उनमें तंत्रिकाएँ मिलकर ऐसी तंत्रिकाएँ मिलकर क्या बनाता है एक तंत्र में निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं।
तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं तीव्र होती है, उसका जो तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती काम होती वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, तो तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय समझ में आ गया, जिससे आपका तंत्रिके से क्या हो, वो कंट्रोल हो, आपका नियंत्रण हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय। समझ आ गया। अब आता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसको किसको बोलेंगे कि जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिकों रसायन के द्वारा होती है, जिसे हार्मोन कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा निकलता है। तो आपके कुछ जो होते हैं जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त आपके दूसरे चीज़ से होता है, क्या विशिष्ट यौगिक क्या रसायन के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन कहते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, वो निकलता है। ठीक है, अब आता है नोट, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं। आपके जो पौधा में होता है, प्लांट्स में या ट्रीज में, वो सिर्फ आपके कंट्रोल और आपका कोऑर्डिनेशन जो होता है सिर्फ रासायनिक केमिकल के द्वारा होता है, और उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होते। अब आते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका तंत्र किसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने तथा के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों एवं सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तंत्रिका तंत्र आपका तंत्रिका कोशिकाओं बोल सकते हैं, नर्वस सेल्स, या बोल सकते हैं न्यूरॉन्स के एक संगठित क्या होता है, जाल का बना होता है, या सूचनाओं को जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहता है, विद्युत वायु इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा आपका क्या होता है, एक शरीर का एक भाग से दूसरे भाग तक आपका क्या करता है, पहुंचाता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है ग्राही। ग्राही की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीप्टर बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, ग्राही कहलाते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं के या न्यूरॉन्स के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण के से क्या करे, सभी सूचनाओं का पता करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसीप्टर बोलेंगे या ग्राही कहते हैं। ग्राही के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसीप्टर। ग्राही निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकाश ग्राही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो रिसीप्टर, दृष्टि के लिए। प्रकाश ग्राही जो है आपका दृष्टि के लिए, आप देखने के लिए। ठीक है, श्रावण ग्राही फोनो रिसीप्टर, श्रावण बोले तो सुनने के लिए, कान आपका जो है। रस संवेदी ग्राही, इसे क्या बोलते हैं, स्वाद के लिए, जीव टेस्ट करके बताते हैं ना कि बहुत टेस्टी है ये। ग्रहण ग्राही ऑल्फैक्टरी रिसीप्टर, सूंघने के लिए आपके पास नाक है। स्पर्शग्राही थर्मो रिसीप्टर, उष्मा को महसूस करने के लिए, ये गर्म है या ठंडा है बोलते हो ना, तो ये किससे, त्वचा से आप पता करते हो, उसे बोलते हैं स्पर्शग्राही। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स में स्थित होते हैं। ये जो सभी ग्राही हैं हमारे कहाँ, सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होते हैं। अब आता है तंत्रिका ऊतक। क्या होता है, तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या होता है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है, और यह सूचनाओं के विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है, तंत्रिका ऊतक, और वो या इसका काम क्या है, नर्वस टिश्यू का या तंत्रिका ऊतक का, कि इन्फॉर्मेशन को विद्युत वायु के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा आप क्या करें, शरीर के एक भाग से वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। कौन, तंत्रिका ऊतक। अब आता है तंत्रिका कोशिका, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। आप बोलते हैं कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या यह तंत्रिका तंत्र की क्या है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल इकाई है, यूनिट है।
ठीक है, ये आपका क्या है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही है। तो इसका आप आकृति देख सकती हो। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपको बनाना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, केंद्रक होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या, कोशिका का है, न्यूक्लियस सेल है। ठीक है, ये आपका क्या, दुर्मिका है, दुर्मिका है। ये आपका क्या है, दुर्मिका। ये आपका क्या, तंत्रिकाक्ष है, ये आपका तंत्रिकाक्ष है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये तंत्रिका का क्या है, अंतिम सिरा है। अब चलते हैं तंत्रिका कोशिका के भाग। आप कहाँ चलते हैं, तंत्रिका कोशिका के भाग में चलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नर्वस सेल। कोशिका काय, ठीक है, आप कोशिका काय, सेल बॉडी, आप सेल बॉडी कोशिका काय को देखते क्या कहते हैं, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी रचना होती है। एक आपका तारे जैसी रचना आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तारे जैसा रचना है। ठीक है, कोशिका काय कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। आपका कोशिका काय में कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, सेल लिक्विड होता है, और उसमें आपका क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। अब आता है दुर्मिका, डेंड्राइट्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दुर्मिका को आप डेंड्राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है उसका काम, कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। आपका कोशिका काय से क्या होता है, बहुत पतले पतले तंतु निकले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स या दुर्मिका कहते हैं। दुर्मिका संवेदनाओं को ग्रहण कर उन्हें कोशिका काय में भेजता है। क्या कहता है, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन, डेंड्राइट्स जो है या आपका दुर्मिका, वो संवेदना को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उन्हें क्या करता है, कोशिका काय में भेजता है। कहाँ, कोशिका काय में भेज देता है, जहाँ ये संवेदनाएँ सिग्नल विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा, ठीक है, एक्सोन के द्वारा तंत्रिकाक्ष के द्वारा क्या होता है, कोशिका के अंतिम सिरे पहुंच जाती है। आप क्या होता है कि आप वही दुर्मिका ने इन्फॉर्मेशन क्या किया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, वो संवेदनाओं को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया, कोशिका काय में। कोशिका काय में जाने के बाद क्या हुआ, वो विद्युत सिग्नल में क्या हुआ, चेंज हो गया। संवेदनाएँ जो सिग्नल है जो इसमें विद्युत ये है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद वो किसके द्वारा, एक्सोन के द्वारा, कहाँ, आपका कोशिका, ठीक है, तंत्रिकाक्ष के द्वारा आपको कहाँ चला गया, अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अब आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन। तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है। एक्सोन जो है आपका तंत्रिकाक्ष, आपका क्या, तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय को कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है। जो क्या है, कोशिका काय को कोशिका के अंतिम सिरे को क्या करती है, जोड़ती है। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं विद्युत आवेग से संचारित होती है। तो आपका क्या है, कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं जो है आपके सिग्नल जो है विद्युत आवेग से क्या करता है, संचारित होती है, किसमें, एक्सोन में। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। आप क्या आता है, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, प्रोपगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। या आवेग दुर्मिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में खाली जगह होता है जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसमें सोडियम भरा होता है। यहाँ विद्युत वायु रासायनिक संकेत में बदल जाता है, फिर रासायनिक संकेत के दूसरे कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तन किया जाता है ताकि यह आगे संचारित हो सके। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो जाती हैं। तंत्रिकाओं द्वारा क्या देखेंगे, सूचनाओं का संचारण। तो क्या होता है, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक, आप मेरा ब्रेन तक जो पहुंचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका सिरे द्वारा उपार्जित होती है। तो ये आपका जो तंत्रिका कोशिका है के दुर्मिका से क्या होता है, वो आपका एक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन को, वो सिग्नल्स को क्या करता है, एक्वायर किया जाता है। फिर एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है, ठीक है, आपका कोशिका काय में। फिर यह आवेग दुर्मिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष में होता हुआ वो कहाँ जाता है, अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। फिर एक्सोन के अंत में खाली जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसमें सोडियम भरा होता है। जिसमें क्या, सोडियम भरा होता है। यहाँ विद्युत वायु रासायनिक संकेत में बदल जाता है।
जो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो किसमें, रासायनिक संकेत में बदल जाता है। फिर ये रासायनिक संकेत जो है से दूसरे कोशिका में क्या हो जाता है, विद्युत आवेग में परिवर्तन किया जाता है ताकि यह आगे संचारित हो सके, जिससे क्या हो सके, आगे बढ़ सके। इस प्रकार सूचनाएं क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो जाती है। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो फिगर से, ये आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे केंद्रक है, कोशिका का है, ये दुर्मिका है। दुर्मिका से क्या हुआ, सिग्नल्स यहाँ पे क्या किया, इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो कोशिका काय में भेज दिया। कोशिका काय में क्या हुआ, उसे आप इलेक्ट्रिकल जो आपके इन्फॉर्मेशन थे केमिकल में, तो ठीक है, रासायनिक में वो किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज करने हुए तंत्रिका कोशिका जहाँ चला गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा में चला गया। उसके बाद आपका कोशिका काय, आपका ये दुर्मिका और तंत्रिका का अंतिम सिरा में क्या होता है, आपका गैप होता है, ठीक है, खाली जगह होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम। सोडियम क्या करता है, वो जो आपके विद्युत जो था, विद्युत, ठीक है, विद्युत आवेग, वो उसको क्या अब रासायनिक संकेत में बदल देता है। विद्युत आवेग को किसमें, रासायनिक संकेत में बदल देते हैं। फिर उसके बाद वो रासायनिक संकेत क्या करता है, दुर्मिका उसे क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, उसे उत्पार्जित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर दुर्मिका आपका कोशिका काय में भेज देता है। कोशिका काय से फिर तंत्रिका से होते हुए तंत्रिका का अंतिम सिरा तक जाता है। फिर इसी तरह आपका ये सूचनाएं एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह संचारित हो जाती है। अब आता है सिनेप्सिस। सिनेप्स क्या आता है, अब सिनेप्स आता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है, सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में क्या, एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच में अगर एक रिक्त स्थान पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसमें सोडियम भरा होता है। जिसमें क्या, सोडियम भरा होता है। यहाँ विद्युत वायु को आप रासायनिक संकेत में बदल जाता है। फिर रासायनिक संकेत से दूसरे कोशिका में विद्युत वायु में क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। नोट, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलता है तो साथ में सोडियम भी निकल जाता है। गर्मी के दिन में अगर आपका शरीर से क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो सोडियम भी वहाँ से क्या हो रहा है, निकल जाता है, जिसके कारण सूचना आगे नहीं पहुँच पाता। जिसके कारण होता है क्या, कि सूचना जो है आपका इन्फॉर्मेशन है वो आगे नहीं पहुँच पाता है, और मनुष्य का शरीर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाता है। और इसलिए आपका जो मनुष्य का जो शरीर है वो मस्तिष्क द्वारा क्या होता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर क्या होता है, गिर जाता है, जिसे फिट आना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फिट आना। जिसे क्या होता है, फिट आता है या उसे मिर्गी बोलते हैं, ठीक है। जिसे अगर गर्मी के दिन में अगर पूरा प्रॉब्लम हो गया, उसका सोडियम निकल गया, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाया, तो उसे क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फिट कहते हैं, ठीक है। अब आता है तंत्रिका तंत्र, अब आता है नर्वस सिस्टम। अब क्या आता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के भाग, नर्वस सिस्टम के भाग देखेंगे। वो आपका नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो आपका बांटा गया है उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका जो है, उसके बाद वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा आपका स्पिनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं मेरु रज्जु, ठीक है। फिर ब्रेन को आपको तीन भाग में बांटा गया है, अगर मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में बोले तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर उसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र को आपके दो भाग में बांटा गया है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसको इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, उसको बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। फिर आपका आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया, संवेदी तंत्रिका सेंसरी नर्वस, और दूसरा प्रेरक तंत्रिका मोटर नर्वस, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। अब आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं शॉर्ट में CNS। तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
ये क्या है, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये पूरा शरीर को क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, मस्तिष्क, आपका ब्रेन आता है और आपका स्पिनल कोड आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका 2 पार्ट आते हैं, मस्तिष्क ब्रेन और आपका स्पिनल कोड। मानव मस्तिष्क ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। जो मानव मस्तिष्क आपका है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना, ठीक है, नर्वस सिस्टम का एक क्या है, बहुत बड़ा भाग है, तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा। जो मानव मस्तिष्क है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक बहुत बड़ा भाग है आपका, किसका, तंत्रिका तंत्र का, जो मेरुरुज के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जो मेरुरुज आपका स्पिनल कोड के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। नोट आप देखेंगे, नोट, मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मस्तिष्क आपका जो ब्रेन का वजन है, वेट ऑफ ब्रेन, जो आप कितना 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित हो रहता है। मस्तिष्क जो है आपका, जो इसके बाहर, ब्रेन के बाहर क्या लगा हुआ है, खोपड़ी, वो हड्डी जो है किसका, क्रेनियम नामक हड्डियों के द्वारा क्या है, सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिनजेज, ठीक है, मेनिनजेज नामक झिल्ली से ढका रहता है। इन हड्डियों के अंदर क्या है, एक मस्तिष्क है कि मेनिनजेज के नामक झिल्ली से क्या होता है, ढका रहता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ से भरा रहता है। इसके अंदर जो आपका मेनिनजेज के अंदर क्या रहता है, आपका एक पदार्थ से क्या होता है, आपका तरल पदार्थ से भरा रहता है, जिसे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। या मस्तिष्क से मेरुरुज तक फैला रहता है। ये कहाँ, मस्तिष्क से लेकर, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक क्या होता है, फैला रहता है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। जो मस्तिष्क को क्या होता है कि आंतरिक चोट से क्या करता है, वो उससे बचाता है, सुरक्षित रखता है। कौन, आपका सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का जो मस्तिष्क है वो किसका, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और ठीक है, तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता अर्थात नई कोशिका बनने की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका में जो है आपका पूर्ण निर्माण की क्षमता, या अर्थात बोले तो नई कोशिका बनने की क्षमता क्या होता है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोजोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, जो उसमें क्या, सेंट्रोजोम आपका नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे नई कोशिका सबसे कम बनती है, उसका क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, बनने की क्षमता सबसे कम होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि मानव का अगर नेत्र मस्तिष्क अगर सूख गया, खराब हो गया, ठीक है, तो आपका वो दोबारा बनता अच्छा नहीं होता है। अब आते हैं आगे, देखो ये आपका ब्रेन, ये आपका मस्तिष्क क्या है, फिगर है, आकृति बोल सकते हैं। ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये आपका क्या, मध्य मस्तिष्क है, और ये आपका मेरुरोज है, स्पाइनल कोड, और ये आपका क्या है, अनु मस्तिष्क है, छोटा है। ठीक है, अब आता है ये आपका पक्ष मस्तिष्क है, पक्ष मस्तिष्क, ये आपको हाइपोथैलेमस है, ये आपको क्या, हाइपोथैलेमस है। ये आपका जो है पीयूष ग्रंथि है, क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ये आपका क्या, पोन्स है, ये आपका क्या, मेडुला है, ये आपका क्या है, अनु मस्तिष्क है। ठीक है, ये आपका क्या है, खपाल है, खोपड़ी, और ये क्या आपका पर मस्तिष्क है, क्या है, पर मस्तिष्क है। तो ये आपको फिगर बना के आपको सब नेमिंग, जो नाम लिखा हुआ है उसे आपको अच्छा से याद करना है। अब आता है मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। अब क्या आते हैं, मस्तिष्क के भाग, कि ब्रेन का कितना भाग होता है और उनके कार्य क्या है, उनके काम क्या है, वो जानेंगे। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पक्ष मस्तिष्क। आपके अग्र मस्तिष्क में सेरिबरम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में आपका कार्पोरा होता है, कार्पोरा, और सेरिबरल और पेंडिकल होता है। और आपका जो हिंड ब्रेन में है आपका सेरिबलम, बेलम, और आपका मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाता है। ठीक है, अब आता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, या सोचने वाला मुख्य भाग है। क्या है, ये आपका अग्र मस्तिष्क से, फोर ब्रेन से हम क्या करते हैं, सोचते, जितना भी सोचने वाला काम होता है उसी से होता है। इसमें विभिन्न गहराइयों से संवेदी आवेग
प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या विभिन्न ग्रहियों होते हैं जो संवेदी क्या होता है आवेग का प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। जो आपके अग्र मस्तिष्क है उसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए क्या होता है विशेष भाग होता है उसमें। या ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। इसमें भूख से संबंधित केंद्र है। क्या होता है या जो ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है नियंत्रित करता है। इसमें भूख से संबंधित केंद्र है। इसमें भूख से क्या है संबंधित केंद्र है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेरिबरम, थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस। तो सेरिबरम या पर मस्तिष्क उसको बोलते हैं। सेरिबरम को क्या पर मस्तिष्क बोलते हैं। या मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और विकसित भाग होता है। या कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग मीन्स की यानी बोले तो 66% भाग है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसका जो आपका सेरिबरम का मेन कार्य है क्या वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घिरना, कार्य करने की प्रेरणा, नई नई चीज़ों को सीखना, भय, हयास, ठीक है, हरास, कष्ट इत्यादि जैसे क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। तो ये सेरिबरम क्या सोचने और बुद्धि का क्या होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसमें हम सोचने समझने की शक्ति, घिरना, कार्य करने की प्रेरणा, नई नई चीज़ों का सीखना, भय, ठीक है, हरास, कष्ट जितने भी ये सब क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण कौन करता है सेरिबरम करता है। कौन करता है सेरिबरम करता है। नोट, जिस व्यक्ति में सेरिबरम औसत से छोटा या कम विकसित होता है वह व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है। जिस व्यक्ति में अगर आपका सेरिबरम क्या होता है औसत से छोटा हो या विकसित कम हो तो उसमें क्या होता है वो व्यक्ति आपका मंदबुद्धि कहलाता है। उसे देखे होंगे मंदबुद्धि जिसके पास दिमाग नहीं, बोलते हैं ना दिमाग नहीं, मीन्स कि उसका सेरिबरम क्या हुआ डेवलप नहीं हुआ या छोटा रह गया। अब आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है या ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। ये थैलेमस जो है वो ठंड, गर्मी या दर्द को बताता है अर्थात या बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। ये बाहरी वातावरण को क्या करवाता है अज्ञान करवाता है। बाहरी वातावरण से वो ज्ञान दिलाता है, ज्ञान कराता है। अब आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या है आप पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। ये कहाँ पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है या अतः अस्त्रावी ग्रंथि से होने वाले अस्त्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। तो ये क्या अतः अस्त्रावी ग्रंथि जो है से होने वाले अस्त्राव को क्या करता है नियंत्रित करता है। या शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद ये को क्या करता है ये नियंत्रण करता है। या आंतरिक तापमान को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है क्या इसको किसके क्या है पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। ये क्या अस्त्रावी ग्रंथि से होने वाले अस्त्रावों को क्या करता है नियंत्रित करता है। इसके शरीर के अंदर जो रक्तचाप है, तापमान है, भूख प्यास है, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद को क्या करता है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। या आंतरिक तापमान को भी क्या करता है अंदर वाले टेम्परेचर को क्या करता है नियंत्रण करता है। नोट, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या ताप नियंत्रक ग्रंथि मतलब कि टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। या शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। अगर आपके शरीर के अंदर क्या हो गया बॉडी का टेम्परेचर तापमान बढ़ गया तो क्या करता है हाइपोथैलेमस बोलता है जल्दी पसीना निकालो और बॉडी को क्या करो आपके ठंडा करो। हाइपोथैलेमस को ठीक है हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। ये आपको जो इमोशन आते हैं ना थोड़ा भी करते हो इमोशनली किसी के साथ क्या इमोशन करते हो तो उसे क्या है किसके द्वारा होता है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, उसे सेंटर भी कहा जाता है। अब आता है क्या मध्य मस्तिष्क। यहाँ शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है उसको क्या करता है नियंत्रण करता है। आपके इसके 2 भाग में बांटा गया है। पहला कारपोरा को क्या या देखने या सुनने की क्रिया को क्या करता है नियंत्रित करता है। ठीक है, या देखने या सुनने जो आप देख रहे हो या सुन रहे हो उस क्रिया को क्या करता है नियंत्रित करता है। अब आता है सेरिब्रल पेंडिकल या ब्रेन को मेरुरुज से क्या करता है जोड़ता है। ये आपका ब्रेन जो सेरिब्रल पेंडिकल जो है वो क्या करता है ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड को क्या करता है जोड़ता है। अब आता है नेक्स्ट पक्ष मस्तिष्क हिंड ब्रेन आप आता है हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन आपका जो यहाँ भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी क्या अनैच्छिक जो क्रिया है उसको क्या करता है नियंत्रित करता है।
सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, ओमन पक्ष मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, आप जैसे देखे होंगे कि रक्तदाब या लार आना, ये ओमन जो होता है वो क्या आपके हिंड ब्रेन से मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, किससे कंट्रोल होता है? आपका हिंड ब्रेन मेडुला की जो आपका है उसके द्वारा ये रक्तदाब, लार आना, ये सब का क्या करता है? क्रिया को नियंत्रित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक आपका सेरिबेलम जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, या ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? सेरिबेलम। फिर दूसरा जो होता है वो क्या? सेरिबेलम होता है। ठीक है, या ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, या संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। या क्या? असंतुलन बनाने, आप अगर बैलेंस, ठीक है, आप चल रहे हो तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। या ऐच्छिक मांसपेशियों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब आता है मेडुला ऑब्लान गेट। ठीक है, ऑब्लांग गेट या बोलता है क्या? या मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये जो है सब ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है। या उपाच्य हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा कर्मानुकुचन को नियंत्रित करता है। ये आपका उपाच्य हो गया, ठीक है, हृदय धड़कन हो गया, आहार नाल में पाचन का कर्मानुकुचन को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लान गेट। अब आता है पोन्स, यह भी पक्ष मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ये आपका हिंड ब्रेन में उपस्थित होता है, जो श्वसन क्रिया को नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेता है। पोन्स का काम क्या है? श्वसन क्रिया के नियमित और उसको क्या करना? नियंत्रित करने में भाग लेता है। कौन? पोन्स। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है मेरुरोज रज्जु। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है जिसके उत्तक मेरुदंड रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोक्सिक्स तक गुजरते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिका जो है रेशों का एक क्या होता है? बेलनाकार बंडल होता है। आप देख रहे हैं ये आपका मेरुरोज है। क्या होता है? आपका बेलनाकार बंडल होता है जिसके उत्तक मेरुदंड रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। कहाँ होता है? रीढ़ के हड्डी में आपका अवस्थित होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोक्सिक्स तक गुजरते हैं। आपका मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क से लेकर कहाँ? कोक्सिक्स तक क्या होता है? गुजरता है। या शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। ये शरीर के सभी भाग को किसे? तंत्रिका से जोड़ता है, तंत्रिकाओं से जोड़ता है। मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। और ये मस्तिष्क के साथ मिलकर क्या बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। उसे क्या? सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपनों सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। या मस्तिष्क में जाने वाले जो सिग्नल्स है उसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, अर्थात या सिग्नल का संवहन करता है। ये सिग्नल को क्या करता है? नियंत्रित या संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन उसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। नोट, वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र अतः अनैच्छिक रूप बिना इच्छा से होती है उसे प्रतिवर्ती की क्रिया कहते हैं। वैसा क्रिया जो अतिशीघ्र हो या अनैच्छिक रूप से हो, बिना इच्छा के होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकली होती है। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से आपका जो है 31 जोड़ी क्या होता है? तंत्रिकाएँ निकली होती है, जबकि मस्तिष्क से कितना? 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकली होती है। अब आगे आता है ये आपका देखो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, ये आपका क्या? मेरुरोज है। ये मस्तिष्क है, ये आपका मेरुरोज है। मस्तिष्क और मेरुरोज का ब्रेन से लेकर कोक्सिक्स तक आपका क्या? स्पाइनल कॉर्ड आप मेरुरोज आपका कनेक्टेड है। आप चलते हैं आगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, ठीक है। ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आपका जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये आपका क्या? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे 2 भागों में बांटा गया है।
इसे दो भागों में बांटा गया है। एक आपका स्वायत्त स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्वायत्त स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। या मस्तिष्क या स्पिनल कॉर्ड से निकालने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से दो कार्य है, ठीक है। या मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से दो कार्य है, एक आपका अनुकंपीय क्रिया और दूसरा प्रानुकंपीय क्रिया। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है अनुकंपीय क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक अनियंत्रित डिसबैलेंस हो जाता है, जिसे हम निम्नलिखित घटना होती है। अनुकंपीय क्रिया में, इस क्रिया में क्या होता है, मेरा जो अंतर्गत हमारा शरीर जो अचानक क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसे हम निम्नलिखित घटना होती है। हृदय गति का तेज होना, आपका जो है हार्ट बीट का क्या हो जाना, तेज हो जाना। लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना, ये आपका क्या अनुकंपीय क्रिया है। प्रानुकंपी क्रिया क्या होता है, ये अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाए तो उसे प्रानुकंपी क्रिया कहते हैं। अगर अनुकंपीय क्रिया जो आपका हो रहा है वो अगर आपका ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसका उल्टा होता है। अनुकंपीय क्रिया का प्रानुकंपीय क्रिया जगह है उल्टा है, वो अगर वो आपका जो अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रानुकंपी क्रिया कहते हैं। अब आता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। यह दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिका और दूसरा प्रेरक तंत्रिकाएं, ठीक है। वो आपका सेंसरी नर्वस बोलते हैं संवेदी तंत्रिका को, और मोटर नर्वस बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं के, तो ठीक है। यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। जो आपका संवेदी तंत्रिका है वो सेंसरी नर्व्स ये क्या करता है, शरीर से आवेग को कहाँ तक, ब्रेन तक ले जाती है। कौन, सेंसरी नर्व्स। और प्रेरक तंत्रिकाएं जो हैं वो आवेग को ब्रेन से कहाँ तक लेके आता है, बॉडी तक ले जाती है। वो अगर ब्रेन से बॉडी तक ले जाए सिग्नल्स को तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरक तंत्रिका। और संवेदन तंत्रिका किसको बोलेंगे, संवेदी तंत्रिका, जो शरीर से लेकर सिग्नल को कहाँ, ब्रेन तक ले जाता है, तो उसे हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं। अनुक्रिया, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करते हैं तो उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। अगर सभी सजीव जो है अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप क्या करे, क्रिया करे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, ये आपके 3 प्रकार की होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, दूसरा ऐच्छिक क्रियाएं, तीसरा अनैच्छिक क्रियाएं। सबसे पहले आता है प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्तित क्रिया कहलाती है। किसी उद्दीपन या सिग्नल के प्रति क्या हो जाए, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना मस्तिष्क के अनुमति लिए अचानक अनुक्रिया होने लगे तो उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती है। ये क्रियाएं क्या होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है। जीव अगर बिना इच्छा, जीव के बिना इच्छा के होती है ये क्रियाएँ, ठीक है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना, खाना देखकर मुंह में पानी का आ जाना, सुई चुभाने पर हाथ का हट जाना आदि, ये सब जो क्रियाएं, सांप को देखकर भाग जाना, ये सब क्रियाएं जो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया हैं। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन, वो कहाँ से, स्पिनल कॉर्ड से आपका क्या होता है, नियंत्रित होता है, मेरुरज्जु से आपका नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होती है। अब आता है क्या, ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है, वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं किसको बोलेंगे, ऐच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाता है। जो क्रिया क्या हो, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो, जैसे बोलना, चलना, लिखना आदि। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐसी क्रियाएं हमारे इच्छा और सोचने से होती है, इसलिए इसका नियंत्रण हमारे सोचने वाला भाग कौन, अगर मस्तिष्क सेरेब्रम के द्वारा होता है। ये किसी द्वारा, अगर मस्तिष्क आपका फोर ब्रेन के द्वारा इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि बोलना, चलना, लिखना ये सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब आता है नेक्स्ट, अनैच्छिक क्रियाएँ। ये वे सभी क्रियाएँ जो स्वतः होती रहती है,
ये वे क्रियाएं हैं, वे सभी क्रियाएं जो अपने आप होता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। वैसा क्रिया जो स्वतः हो, फ्री हो, अपने आप हो और उसमें क्या हमारा कोई नियंत्रण कंट्रोल ना हो, तो उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पचना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अनैच्छिक क्रियाओं मध्य मस्तिष्क या आपका पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। ये आपका मिड ब्रेन या आप बोल सकते हैं तो आपका हिंड ब्रेन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। अब आता है क्या, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप का आपका आकृति दिखाया गया। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के क्या, जिसे आगाम संकेतों जो आपके संकेत का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका वो मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन आपका क्या हुआ, ग्राही ऊष्मा या दर्द को त्वचा में क्या किया, ग्रहण किया, ग्राही की लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कार्यकर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका में गया। ये क्या क्या संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसको कहाँ से कहाँ, हाथ से लेकर एक पार्ट शरीर से लेकर कहाँ, ब्रेन तक लेके गया। ठीक है, यहाँ पे मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु से कहा मस्तिष्क के लिए संदेश। फिर आप उसे क्या इन्फॉर्मेशन तो ये ले लिया, आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या हुआ, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। ठीक है, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका में उसको भेज दिया। फिर उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका ने उसे क्या किया, कार्य कर भुजा में पेशी लाया, भुजा में पेशी और क्या बोलेगा कि हाथ हटा लो। तो ये आपका जो है प्रतिवर्ती चाप है। क्या है, प्रतिवर्ती चाप है। अब आता है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन जैसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है के द्वारा होती है। पौधों में जो आपका यहाँ पे आपका कंट्रोल, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं आते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, आपके सिर्फ वो रासायनिक क्रिया के द्वारा आपका सिर्फ कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स, जो पादप हार्मोन्स जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है के द्वारा होता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। विविध पादप जो है, विविध पादप हार्मोन जो है वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जो विविध पादप है, हार्मोन वृद्धि, विकास, ठीक है, हार्मोन वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में क्या करता है, सहायता करता है। अब आता है पादप दो विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। पादप जो है वो आपके दो विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। एक आपका वृद्धि से मुक्त गति और दूसरा जो है वृद्धि पर आश्रित गति। तो आप देखेंगे पहला आपका जो है वो वृद्धि से मुक्त गति देखेंगे। ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। ये गतियाँ जो है वो वृद्धि पर, आपका बढ़ने पर क्या करता, निर्भर नहीं करता। इस गति में पेड़ पौधे का शरीर नहीं बढ़ता। इस गति में आपका पेड़ पौधे का क्या शरीर जो है उसका नहीं बढ़ता, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते। इसमें पेड़ पौधे का वृद्धि बड़ा नहीं दिखाया जाता है। जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ जाना। इसमें क्या, जैसे छुई मुई को अगर आप छुए क्या होगा, वो उसको जैसे स्पर्श किए वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसे क्या कहते हैं, वृद्धि से मुक्त गति। तो छुई मुई के पौधे में क्या होगा, गति। जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो अनुक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अपने पत्तियों में गति करता है और क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, वृद्धि से मुक्त गति। पादपों में सिग्नल के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है और परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। क्या होता है, जैसे आपके मानव में आपका क्या था,
मानव में आपका था कोशिका था, ठीक है। पादप आसपास की सूचना को क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह उसमें क्या होता है, पादप सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते, वहाँ पे कोई एक विशिष्ट ऊतक नहीं होता। वे जल की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। किनका, पादप का। अब आता है वृद्धि पर आश्रित गति, जो आपका गति किस पे, वृद्धि पर आश्रित हो। पौधों में होने वाली ये गतियाँ वे गतियाँ होती हैं जो पौधों के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती में क्या हो जाए, गतियों को दर्शाती है। उसे हम क्या बोलेंगे, वृद्धि पर आश्रित गति, ठीक है। जिस गतियाँ पौधों में क्या हो, गतियाँ वे गतियाँ जिसपे क्या हो, पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, उससे क्या हो, गतियों को दर्शाती हो, बढ़ने की दर्शाती हो, वृद्धि की दर्शाती हो, तो उसे हम वृद्धि पर आश्रित गति बोलते हैं। जैसे परतान की गति, पौधे का प्रकाश की ओर गति और जड़ों का जल की ओर गति आदि। क्या हुआ, परतान की गति हो गया, तो जैसे आपका पत्तों जो पौधे का प्रकाश की ओर गति जो हुआ, जड़ों की ओर जो आपका जल की ओर जो गति हुआ, ठीक है। वृद्धि पर आश्रित गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रकाशवानुवर्तन, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं, इसमें पौधे के अंग की गति प्रकाश की ओर होती है या तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकाशवानुवर्तन से क्या होता है, इसमें जो है पौधे के अंग की गति प्रकाश की ओर होती है। जो आपका प्रकाश की ओर गति हो, पौधे के अंग प्रकाश की गति की ओर हो, ठीक है, प्रकाश की ओर होती है गति, तो या क्या इसमें देखा जाता है, तने के शीर्ष भाग तथा पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है क्या, कि प्रकाश की ओर क्या हो रहा है, वो गति कर रहा है, उसका अंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे गत्ते का बॉक्स है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे आप क्या करो, खिड़की के पास आप एक पौधा रख दो, उसके गत्ते का बॉक्स लगा दो चारों तरफ से। उसके बाद क्या करो, सेम का पौधा ले लो, प्रकाश एक तरफ से पास करवाओ, शंकु प्लास्टिक ले लो और जड़ें नीचे डाल दो। क्या देखोगे कि आपका जो पौधा है किधर बढ़ रहा है, और जिधर प्रकाश की रोशनी आ रहा है उधर आपका झुका हुआ दिखेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि प्रकाश अवनोत्तरण से आपका क्या होता है, पौधे के अंग की गति होती है। दूसरा आता है गुरुत्व अनुवर्तन। क्या आता है, आपका गुरुत्व अनुवर्तन। आप क्या करो कि जिसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र की दिशा में गति करती है, आप पौधों की जड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है। ये कहाँ दिखाई देगा, पौधों की जड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो, एक आपका क्या, ये प्रकाश की ओर गति कर रहा है, जो इसका पत्ता हो गया, तना हो गया ये, और आपका जड़ देखो पानी की तरफ। ये पौधों में गुरुत्वानुवर्तन से क्या हो रहा है, ये आपका जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ रहा है। अब आता है आगे जल अनुवर्तन। पौधों के अंग जल की ओर गति करती है, जैसे जड़ों का जल की ओर गति, ठीक है। पौधों के अंग क्या होता है, जल की ओर, जो आपका जड़ है जल की ओर क्या होता है, गति करता है, जैसे जड़ों का जल की ओर गति, ठीक है। जड़ जहाँ पे लगा वो पानी की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल अनुवर्तन बोलेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। तो जल अनुवर्तन देखते हैं, यहाँ पे जल अनुवर्तन। तो क्या करो, यहाँ पे एक मिट्टी ले लो, मिट्टी में क्या करो, एक पौधा लगा दो। पौधा के जल के कारण देखो अनुवर्तन, जड़ क्या है, जड़ देखो पानी, यहाँ पे क्या करो, छिद्र कर दो पानी में, आपका युक्त बर्तन रेत, यहाँ पे बालू है, ठीक है। आप क्या हुआ, पानी यहाँ पे छिद्र, यहाँ पे पानी निकल रहा है, तो क्या हुआ, जड़ जो है यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो युक्त बर्तन लिए, तो ये क्या हुआ, जड़ जो देखिए, जड़ किधर, पानी की ओर बढ़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, जल अनुवर्तन बोलते हैं। अब चौथा जो है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन किसको बोलेंगे, यह गति रासायनिक उद्दीपनों के कारण के द्वारा होता है, जैसे पराग नली का अंडाशय की ओर गति, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक अनुवर्तन जो है आपका क्या बोल सकते हैं, यह गति रासायनिक उद्दीपनों या रासायनिक सिग्नल के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अनुवर्तन बोल रहे हैं। तो जैसे पराग नली का अंडाशय की ओर जो गति करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। अब आगे चलते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं, अब आता है क्या, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। ये रासायनिक यौगिक हार्मोन कहलाते हैं। तो आप बोला गया क्या, जंतुओं में जो है विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है, मीन्स कि हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो ये रासायनिक यौगिक हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स क्या होता है, यह रासायनिक या कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के
अलग अलग जगह के स्रावित होकर जंतुओं या पादपों में क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये आपका क्या हार्मोन जो एक आपका रासायनिक या कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के अलग अलग जगह से क्या होता है, स्रावित निकलता है और क्या होता है, जंतुओं या पादपों में क्या करता है, नियंत्रण या समन्वय का कार्य करता है, काम करता है, तो उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। एक होता है स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और क्या मात्रा का नियंत्रण। तो स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। देखो, अगर इसका क्या है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का क्या होता है, नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। मीन्स कि उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर समझ करो कि रुधिर में शर्करा स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। रुधिर में आपका शर्करा जो है, आपका शुगर है, क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसे अग्नाशय की कोशिका क्या करता है, संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में क्या करता है, अधिक इंसुलिन क्या करता है, वहाँ से निकलता है। जब रुधिर में स्तर कम हो जाता है, आपका शुगर जब रुधिर में कम हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, जो आपका इंसुलिन जो निकल रहा है, ठीक है, वहाँ से आपका क्या स्रावन को क्या कर देता है, कम हो जाता है। तो जंतुओं में हार्मोन का बनना, जंतुओं में हार्मोन अतः स्रावी ग्रंथियों में बनता है, ठीक है। ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। ग्लैंड किसको बोलेंगे, ग्रंथि किसको बोलेंगे। या एक थैले की आकार की रचना होती है। एक ऐसा होता है, एक थैले की आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, जिसमें क्या आपका एंजाइम बोले या हार्मोन्स वहाँ से निकलता है। मनुष्य में अथवा जंतुओं में ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है जो निम्न है, अतः स्रावी ग्रंथियाँ और दूसरा बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, अंतः स्रावी ग्रंथियाँ। इससे हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इसमें नलिका नहीं होती है, इसमें डक्टलेस क्या होता है, नलिका नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है, अतः इनका मार्ग निश्चित नहीं रहता। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में मार्ग उसका निश्चित नहीं होते। इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। इससे जो आपका हार्मोन निकलता है वो कहाँ, ब्लड में जाकर, रक्त में जाकर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एंड्रियनल ग्रंथि, अंडाशय ओवरी या मदाओं में, वृषण नर में वो जो आपका ग्रंथि होता है वो ग्रंथि, ये आपकी जो है वो ब्लड में जाके क्या होता है, मिल जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें नलिका पाया जाता है, अतः इसका मार्ग निश्चित होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, एंजाइम निकलता है, इसमें क्या नलिका होता है, डक्ट होता है, ठीक है, और इनका मार्ग क्या होता है, निश्चित होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि में से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता, और बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो आपका जो आपका एंजाइम निकल रहा है वो रक्त में जाकर क्या मिलता नहीं है। एग्जाम्पल श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथ जैसे दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक। दुगंध ग्रंथि, ये सब ग्रंथि आपका क्या होता है, उसका अपना नालिका होता है, वो ब्लड में जाकर मिलता नहीं है। ग्रंथियाँ एवं उनके निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य, आप देखेंगे ग्रंथियाँ देखेंगे, उनसे निकलने वाला हार्मोन्स देखेंगे और उनका कार्य देखेंगे कि उसका काम क्या है। हाइपोथैलेमस या अंतः स्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। ये जो स्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या होता है, उत्तेजित करती है। अब आता है पिनिनल ग्रंथि, इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या, पिनिनल ग्रंथि को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है। इससे क्या, मेलाटोनिन नामक क्या हार्मोन्स निकलता है जो नींद लाने में क्या करता है, सहायक मदद करता है। तो अगर आपको नींद आ रहा है तो कौन हार्मोन वहाँ पे सिक्रेट हुआ है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन जनरेट हुआ जो आपको नींद लाने में क्या मदद करता है। यह ग्रंथि दोनों आँखों के बीच में स्थित होता है। ये ग्रंथि कहाँ पे, दोनों आँख के बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है, इसलिए इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या, तीसरी आँख भी कहते हैं।
आउट ग्रंथि से बोलते हैं आउटो ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अतः अस्त्रात्वी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ा क्या है? अस्त्रात्वी ग्रंथि है। यह गुलाबी रंग के एच आकार की गर्दन के पास होती है। या क्या? एक गुलाबी रंग के क्या होता है? एच आकार की क्या होता है? गर्दन के पास होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से क्या? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जो रक्तचाप को क्या करता है? बीपी को क्या करता है? वो आपका नियंत्रित करता है। आयोडीन के कमी के कारण यह ग्रंथि फूल या सूज जाती है, जिस बीमारी को घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। तो एक आपका जो आयोडीन के कारण क्या हो जाता है? थायराइड अगर हुआ है तो अगर आपका आयोडीन का कमी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ग्रंथि आपका फूल जाएगा और इसे क्या बोलते हैं? घेंगा या ग्वाइटर भी कहते हैं, बीमारी का नाम होता है। अब आता है पैराथायराइड, पैराआउटो। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड जो है ये आपका एक ग्रंथि है, ठीक है। उसमें क्या होता है? रक्त में जो आपका कैल्शियम या फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। ये ग्रंथि जो है कहाँ पे होता है? थायराइड के ठीक पीछे होता है। अब आता है थाइमस। थाइमस क्या है? थाइमस एक आपका ग्रंथि है। एक आपका यह ग्रंथि वक्ष गुहा छाती में पाया जाता है। यह ग्रंथि कहाँ? छाती में पाया जाता है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देता है। फिर वो 15 वर्ष के बाद क्या होता है? जो थाइमस नाम का ग्रंथि है वो काम करना बंद कर देती है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और दी विरकक, ठीक है। यह ग्रंथि दोनों विरकों किडनी के ऊपरी सिरे पर क्या होता है? स्थित रहती है। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या? आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एड्रेनिल, ठीक है, नामक हार्मोन निकलता है। एड्रेनिलिन नामक क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और यह हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और ये आपको क्या? बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस हार्मोन को लड़ो उड़ो, फायर एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अधिविरकिक से रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है। अधिविरकिक से क्या? रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है, जो रक्तचाप को, बीपी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिविरकिक तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपके रक्तचाप या बीपी को नियंत्रित करने में किसका? अधिविरक, किडनी और थायराइड का क्या है? मुख्य काम है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब आता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या आता है? आपका पीयूष ग्रंथि। यह सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अतः अस्त्रवी है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के आधार तल में पाई जाती है। यह कहाँ? आपका ब्रेन में पाया जाता है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को क्या करता है? नियंत्रित करती है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन निकालते हैं। THS, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन वहाँ निकलता है, ठीक है। वह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरोक्सिन नहीं बनाता है और बीमारी क्या होता है? बीमारी गंधा कहलाती है। बीमारी गंधा कहलाती है। STH, स्टिम्युलेट्स प्रोडक्शन हार्मोन्स। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये क्या? बढ़ाई, जो आप बढ़ रहे हो, लंबा हो रहे हो, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसकी कमी से बोनापन, जब अधिकता से व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? बोनापन, जब अधिकता से क्या? व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है। LTH, लिटोट्रोपिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। ये क्या? ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन है, ये आपका दूध के स्राव में सहायक होता है, ठीक है। अब आता है अग्नाशय ग्रंथि। अब क्या आता है? अग्नाशय ग्रंथि आता है। इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। आपका अग्नाशय ग्रंथि का काम क्या है? ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे स्थित होती है। ये ग्रंथि कहाँ? आपका पीले रंग की ग्रंथि है। ये अमाशय के पास क्या होता है? स्थित होता है। यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसे उचित मात्रा में इंसुलिन
का अस्तित्वन नहीं होता है तो मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है? आपका इंसुलिन निकलता है, जो आपका ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रण करने का मुख्य कारण है। अगर आपका इंसुलिन आपका सही मात्रा में नहीं निकल रहा है तो आपको डायबिटीज़ जो पेशेंट हो रहा है, शुगर कहते हो ना, शुगर पेशेंट है या मधुमेह पेशेंट है या डायबिटीज़ है, तो आपका इंसुलिन वहाँ पे आपका अग्नाशय ग्रंथि आपका काम सही से नहीं कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया? शुगर हो गया। अब चलते हैं आगे की। अब आता है जनन ग्रंथि, उसको बोलते हैं गोनेड्स ग्लैंड। वैसी ग्रंथियाँ जो जनन की क्रिया में भाग लेती है उन गोनेड ग्लैंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गोनेड ग्लैंड कहते हैं। अंडाशय ग्रंथि बालिकाओं के शरीर में यौनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इस हार्मोन के द्वारा होता है। अंडाशय ग्रंथि बालिकाओं के शरीर में यौनावस्था जब वो टीनेजर में होती है तो होने वाली सभी परिवर्तनों इस हार्मोन के द्वारा होता है। अंडाशय ओवरी के द्वारा निम्न हार्मोन का स्राव होता है। आपके अंडाशय के द्वारा क्या? ये हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है यह हार्मोन मासिक चक्र को क्या करता है? नियंत्रित कंट्रोल करता है। वो आता है दूसरा जो हार्मोन होता है और जो अंडाशय से निकलता है वो है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यह हार्मोन जो है स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में मदद करता है। अब आता है तीसरा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन यह हार्मोन प्रसव डिलीवरी के लिए किस समय क्या करता है? सहायक देता है, मदद करता है। या उटेरस को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से क्या हो सके? उसमें पैदा हो सके। वो कौन हार्मोन करता है? रिलैक्सिन। कौन? रिलैक्सिन। अब आता है विल्सन ग्रंथि। विल्सन ग्रंथि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। या पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन, ये आपका प्लांट में, ये हार्मोन जो है आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन या आप पादप हार्मोन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। आपके जो फाइटो हार्मोन है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है? यह हार्मोन पौधों की तनों की वृद्धि में मदद होता है। ऑक्सिन जो है आपका पौधों को तना को बड़ा करने में मदद करता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सिन जो है फल को बढ़ाने में बढ़ावा देता है। कोशिकाओं की लंबी वृद्धि करते हैं। ये क्या है? इसका काम है बढ़ाना। ठीक है, प्लांट को, उसके तना को बढ़ाना, फल को बढ़ाना, कोशिका को लंबा वृद्धि में करते हैं। ठीक है, किसका काम है? ऑक्सिन का। अब आता है जिबेरेलिन। ठीक है, जिबेरेलिन इसका मुख्य कार्य पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधों के जो स्तंभ है उसको लंबाई में वृद्धि करना है। फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। आपका जिबरेलिन भी और ऑक्सिन भी क्या? फल और आपका तना को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ठीक है, पौधे में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ये क्या? जो आपका कोशिका विभाजन हो रहा है पौधे में, कोशिका विभाजन, उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। कौन? साइटोकाइनिन। और क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। और जो इसमें क्लोरोफिल है उसको नष्ट होने से कौन बचाता है? साइटोकाइनिन। फलों को खिलने में सहायता करता है। और फल को खिलने में कौन सहायता करता है? साइटोकाइनिन। अब आता है नेक्स्ट एब्सिसिक अम्ल। क्या आता है? एब्सिसिक अम्ल आता है। एब्सिसिक अम्ल आता है। ठीक है, अब आता है एब्सिसिक अम्ल। पौधे में वृद्धि को रोकता, नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? पौधों को रोकता है। तो ये पौधे का कौन रखता है? एब्सिसिक अम्ल। पौधों में जल ह्रास को नियंत्रित करता है। और जो जल ह्रास हो रहा है उसमें पौधों में, वो कौन नियंत्रित करता है? आपका एब्सिसिक अम्ल। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। और जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है उसको कौन प्रोत्साहित करता है? एब्सिसिक अम्ल पौधे में। अब आता है एथिलीन। एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाना हो रहा होता है। जो एथिलीन जो आपके पेड़ में देखते हो कि आपका फल पक जाता है, किसके कारण पकता है? एथिलीन नामक का जो हार्मोन है वो आपको उसको पकाने में हेल्प करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। और एथिलीन जो है मादा पुष्प की संख्या क्या करता है? उसके नंबर को बढ़ाते हैं। तनों को फूलने में सहायता करता है। और तना को फूलने में मदद करता है कौन? एथिलीन। तो इस प्रकार से हम देखें नियंत्रण और समन्वय का चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।